नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है सहकारिता मंत्रालय के बारे में। दूसरा है जो चाइना का डेट ट्रैप पॉलिसी है उसके बारे में, और तीसरा नंबर की जो खबर है वो हम तालिबान के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि आखिर वो इस समय चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो सबसे पहले हम सहकारी मंत्रालय पे आ जाते हैं। सहकारी मंत्रालय जो है अभी इसी महीने जुलाई में ही 6 जुलाई 2021 को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने एक नए मंत्रालय के गठन की घोषणा की है, जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, यानी कि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जिसको हम बोल सकते हैं। इस मंत्रालय का गठन किया गया। सहकारी मतलब क्या होता है? जैसे सहकारी संस्थाएं होती हैं, सहकारी समितियां होती हैं, सहकारी संघवाद होता है। तो इसी तरीके से ये सहकारी मंत्रालय है। सहकारिता आंदोलन जो है काफ़ी समय से चला रहा है हमारे भारत देश में। सहकारी मतलब होता है, जैसे एक होता है प्राइवेट, एक होता है सरकारी, एक होता है सहकारी। 3 प्रकार की संस्थाएं हो सकती हैं। सरकारी मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट, यानी कि उस पे पूरा का पूरा नियंत्रण जो होता है, प्रबंधन होता है, वो सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और दूसरा होता है प्राइवेट। प्राइवेट मतलब है कि उसका सारा प्रबंधन, हर एक चीज़, मैनेजमेंट जो है वो सारा प्राइवेट व्यक्ति के हाथ होता है, या प्राइवेट संस्था या कंपनी के हाथ में होता है। जबकि सहकारी मतलब होता है कि जिसमें सरकार का और जिसमें जनता का, दोनों का सहयोग होता है। जैसे उसको हम कह सकते हैं अर्ध सरकारी टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो। लेकिन सहकारी जो है एक अलग प्रकार का है। सहकारी मतलब जैसे मान लीजिए कि एक गांव ग्रामीण क्षेत्र में कुछ किसान हैं, कुछ बड़े किसान हैं, कुछ छोटे किसान हैं। तो जो बड़े किसान होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में चीज़ों का उत्पादन करते हैं, और वो बड़े जो दुकान होती है शहर की, वहाँ पर जा कर के अपने सामान को बेच करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं वो नज़दीक के आसपास में जो दुकानें होती हैं वो उनके वहाँ पर जाके बेचते हैं, क्योंकि उनका उत्पादन कम है और वो चीज़ लेकर के वो शहर के बड़े दुकान पे जा नहीं सकते। तो आसपास के दुकानों में उसको बेच करके जो भी औने पौने दाम उनको मिल जाते हैं, उसी में वो खुश रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक किसी गांव में बड़ा किसान है, वो मान लीजिए कि 5 टन मान लीजिए, 2 टन मान लीजिए कि उसने ये धान का उपज किया। तो वो लेकर जाएगा अपने ट्रक पे, अपने ट्रॉली पे, जो 5 टन, 10 टन, 20 टन जितना भी उत्पादन किया है वो जा करके वहाँ बेच देगा। तो उसको क्या हुआ कि एक एक मुश्त राशि मिलेगी और उसमें उसको अच्छा सा मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन छोटा किसान होता है, वो मान लीजिए उसका थोड़ा ही खेत है, सीमांत किसान है या छोटा किसान है जिसके पास मान लीजिए कि 5 बीघा, 6 बीघा, 4 बीघा, 3 बीघा इस टाइप से खेत है। तो थोड़ा उत्पादन करेगा तो उतनी दूर लेकर के जाके नहीं बेचेगा, क्योंकि वो उस उतने दूर लेकर के जाएगा तो उसको बड़ा नुकसान उसमें हो जाएगा। वो आस पास में ही जो दुकानें होंगी वहीं पर बेच देगा। सरकारी गल्ले जो होते हैं, एफसीआई होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे जो धान 18 रुपये 60 पैसे में बिकता, वही किसान जा करके छोटे दुकान पे, आसपास के दुकान पे लोकल में बेच करके उसको 15 रुपये 14 रुपये इतने में ही बेच करके वो चलाएगा। यानी उसको उसमें बहुत घाटा होता है। तो सहकारी मतलब क्या है कि बड़े किसान, छोटे किसान या बहुत सारे छोटे किसान मिल करके ये आपस में कर लें कि भैया हम लोग एक काम करते हैं कि जो भी उत्पादन होगा उसको सभी लोग कलेक्टिव तरीके से उसको बटोर करके एक साथ उसको तौला करके हम बड़ी जो एफसीआई है वहाँ पर जा कर के बेचेंगे, ताकि सभी को उसमें मुनाफा अच्छे तरीके से मिल जाए। तो क्या करेंगे, एक वो सोसाइटी टाइप का बना लेंगे। जैसे भारत में एक है अब सहकारिता, जो सहकारी समाज कानून 1912 में बना था। तो उसके तहत ऐसा है कि अगर कोई भी सहकारी समिति या सहकारी संस्था बनाना है तो उसमें कम से कम 10 लोग होने चाहिए। उसकी जो भी नियम शर्तें होती हैं उसके अधीन वो एक सहकारी समिति बना लेते हैं। उसको बाकायदे मतलब सहयोग दिया जाता है, और वो एक कानूनी तरीके से अपना काम जो है वो करती हैं। उसका प्रबंधन का सारा काम जो है उनके जिम्मे में आ जाता है। तो ये सहकारी संस्था बन जाती हैं। तो सभी कलेक्टिव तरीके से उसमें काम करते हैं, जिसमें सभी का मुनाफा होता है। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल हम अमूल का ले सकते हैं। गुजरात के एक छोटे से क्षेत्र आनंद से जो है, आनंद एक स्थान है गुजरात में। तो वहाँ से क्या हुआ कि कुछ किसान थे कि वो दूध जो है दूध बेचने का काम करते थे। तो उसमें से किसी ने सोचा कि जैसे इसके ऊपर मूवी भी बनी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, यूट्यूब पे उपलब्ध है। आनंद शायद उस पिक्चर का नाम भी है। तो उसमें यही कॉन्सेप्ट है, कैसे छोटे स्तर से जो है किसान लोगों ने अपने दूध को जो है सब लोग कलेक्ट करके एक साथ जा करके उसको बेचते थे, और सभी को जो है उसमें मुनाफा मिल जाता था। धीरे धीरे वो जो अमूल संस्था थी, अमूल देखिए आज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है।
वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। चाहे दही हो, बटर हो, मक्खन हो, कोई भी चीज़ आप दुकान पे जाएंगे पैकेट वाला, शहरों में जाएंगे तो अमूल का मिलता है। और अमूल का दूध भी जो है अपेक्षाकृत अच्छा होता है। अन्य भी कंपनियां निकालती हैं, लेकिन अमूल जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है और सहकारी संस्था का एक बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है। भारत में जो दुग्ध क्रांति आई थी, सफ़ेद क्रांति जिसको श्वेत क्रांति बोलते हैं, वर्गीज कुरियन जो है इसके जनक माने जाते हैं। जिसे वैश्विक स्तर पर देखें तो वर्गीज कुरियन जनक माने जाते हैं दुग्ध क्रांति इन सब चीज़ के। तो भारत में भी इसका जो है प्रयोग किया गया और बहुत ही सफल रहा था। ऐसे ही सहकारी जो संस्थाएं होती हैं वो लोगों के विकास के लिए अच्छी होती है। भारत में जो है करीब अभी इस समय देखें तो 8 लाख जो है सहकारी समितियां काम कर रही हैं। 8 लाख, जिसमें करीब करीब 30 करोड़ व्यक्ति जो हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही सहकारी बैंकिंग भी होती है। जैसे कुछ समूह आपस में मिल करके एक छोटा सा समूह बना, एक छोटा सा बैंक बना लेते हैं जिसमें सब लोग अपने थोड़ी थोड़ी राशियाँ बचत जो है उसमें जमा करते हैं। फिर जिसको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है वो उससे पैसे ले करके और थोड़ा थोड़ा उसको ब्याज के रूप में लौटाता रहता है। तो ऐसे छोटी छोटी बैंकिंग बन जाती हैं, जिससे जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए। तो ये भी सब सहकारी समिति एक तरीके से है, जिसमें सभी लोग मिल करके कोई काम, कोई कलेक्टिव गोल को जो है अप्रोच कर, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहते हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कोई छोटा किसान अकेले बड़ा इनिशिएटिव नहीं ले सकता, लेकिन कई सारे किसान मिल करके एक बड़ा इनिशिएटिव आराम से ले सकते हैं कलेक्टिव तरीके से। 1990s में कृषि क्षेत्र में जो भी संस्थागत कर्ज दिए जाते थे उसका 60% जो था सहकारी समितियों, सहकारी बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से दिया जाता था। लेकिन 1990s के शुरुआती वर्ष के कुछ समय बाद धीरे धीरे जो है ये कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया। उसको वित्त पोषण इत्यादि चीज़ की दिक्कत होने लगी होगी, उसकी फाइनेंसिंग की दिक्कत हो रही होगी, जिसके कारण से वो कमज़ोर हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जो पहले साहूकार वाला पैटर्न था, लोग साहूकार से जाकर के जो बड़े लोग हैं, आसपास के जो व्यापारी हैं, तो उनसे जाकर के कर्ज लेने लगे फिर से। फिर किसान की हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। जो पहले 1990s के शुरुआती वर्ष में 60% ऑफ लोन दैट वाज प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव कमेटी, वो अभी वर्तमान में देखें 2020 में ये 10% से भी के आसपास जो है रह गया है। यानी 10% संस्थागत कर्ज प्रोवाइड कर रही हैं संस्थागत समितियां इस समय। तो उनकी स्थिति गड़बड़ होती चली जा रही है। तो इसके सुधार के लिए या इस चीज़ में और ज़्यादा प्रगति करने के लिए हो सकता है सरकार ने सोचा हो कि सहकारिता मंत्रालय बनाया जाए, जिसमें इस क्षेत्र में जो है और ज़्यादा काम। अगर संविधान में बात करें, संविधान में भाग 9 खा है, जिसमें आर्टिकल 243 है, उसमें सहकारिता का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा समवर्ती जो 7वीं सूची है, 7वीं सूची में भी जो राज्य सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय सहकारी समिति सहकारिता जो है ये शब्द जो है ये राज्य सूची का विषय है। और इसको मंत्रालय बना है सहकारिता मंत्रालय, केंद्रीय स्तर पर बना हुआ है। तो ये एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है कि ये सहकारी संघवाद जो है, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसको कहते हैं, कि राज्य और केंद्र एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की ही परिकल्पना है। तो आलोचक ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो सहकारी संघवाद की परिकल्पना का पुरजोर समर्थन करते हैं, और दूसरी ये कि वो इसी का विरोध कर रहे हैं, सहकारिता मंत्रालय खुद ही बना लिए, जबकि ये तो राज्य सूची का विषय है। तो ये फेडरलिज्म के लिए खतरा कुछ लोग बताते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये चीज़ कहा है कि सरकारें इस चीज़ का ख्याल जरूर रखेंगी कि वो जो संघवाद है, जो बेसिक स्ट्रक्चर एक प्रकार से हम कह सकते हैं संविधान का है, मूलभूत ढांचा है, तो उसको जो है उल्लंघन नहीं करेंगी, अपने अपने दायरे में सरकारें काम करेंगे। तो जो चुनौती के रूप में कहा जा रहा है उसको जो है इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं उसको आप बताएं, जैसे अमूल है, दूध है, फिर चीनी के क्षेत्र में ये सारे जो हैं ये सब काम कर रहे हैं। अब हम दूसरा टॉपिक डेट ट्रैप उसको देखते हैं। चाइना दुनिया की कह लें कि एक बड़े क्षेत्रफल वाला देश है। सबसे बड़ा रशिया है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चाइना है, चौथे पे यूएस है, पाँचवें पे ब्राज़ील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवें पे इंडिया है, आठवें पे अर्जेंटीना है। तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में पहले नंबर का सबसे बड़ा देश है। और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट के मायने में वो काफ़ी उन्नत देश इस समय है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी उन्नत है, सैन्य क्षमता के मामले में भी उन्नत है। चाइना की एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव,
रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के तहत वो जो सिल्क रोड था प्राचीन समय में, उसी के तर्ज पे वो जो है अपने देश को यानी कि चाइना को एशिया के अन्य देशों से, मिडिल ईस्ट से, पश्चिम एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से जोड़ने के लिए रेल लाइनें या सड़क जो है निर्माण ये सब कर रहे हैं। इसके लिए वो अनेक देशों के साथ संपर्क करके उनको कर्ज दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में चाइना जो है हमारे पाकिस्तान से बात की है कि आपका हम ग्वादर पोर्ट जो है, ग्वादर बंदरगाह उसको बनाएंगे, उसको डेवलपमेंट करेंगे। तो वो $90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ग्वादर बंदरगाह इत्यादि क्षेत्र में किया। लेकिन वो जो निर्माण कार्य किया वो पाकिस्तान की किसी कंपनी ने ना करके वो चाइना की ही कंपनी करेगी, ऐसा पहले से एग्रीमेंट हो जाता है। यानी वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी अपने ही कंपनी के माध्यम से, मुनाफा मिलेगा उसकी ही कंपनी को, जिससे ये $90 बिलियन जो है वो खर्चा भी किया। तो ये एक तरीके से दूसरे देश के ऊपर जो है वो कर्ज के रूप में कर्ज दे रहा है उसको, क्योंकि उसके देश में विकास कार्य कर रहा है, उसके लिए कर रहा है। हालांकि उसका फ़ायदा उसको भी मिलेगा, क्योंकि जो पश्चिम एशिया से जो तेल वगैरह आएंगे तो वो ग्वादर ग्वादर पे उतरेगा, ग्वादर से फिर चला जाएगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से होते हुए फिर आगे चला जाएगा। या मान लीजिए कि दक्षिण से लेकर जाना है तो वो हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका से होते हुए मलक्का स्ट्रेट से निकल जाएंगे, शंघाई उधर वहाँ पे बीजिंग निकल जाएंगे। लेकिन ये जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है, जिसमें कई देश जो हैं वो कर्ज के जाल में फंस गए हैं। जैसे कि अगर हम देखें पाकिस्तान, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो एकदम लीज पर 99 साल के लिए हो गया है। कोलंबो जो वहाँ का पोर्ट सिटी है, वहाँ की कैपिटल भी है, वो भी जो है उसको दे देना पड़ा है। चाइना जो है वहाँ पे अपने शहर भी बना रहा है, मतलब एक छोटा मिनी चाइना भी बना रहा है। फिर जो म्यांमार का एक बंदरगाह था उसका भी विकास कार्य होकर, तो पाकिस्तान जो म्यांमार है वो ये डिसीजन लिया है कि हम अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि इतना सारा हम ऋण वहन नहीं कर पाएंगे चाइना जो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो धीरे से पीछे हटा। मलेशिया जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक कंट्री है, मलेशिया भी ये चीज़ मतलब उसके दिमाग में आ गया कि नहीं, हम चाइना के डेट ट्रैप पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी कि कर्ज उससे लेकर के उसके जाल में फंस जाए फिर अपना कोई चीज़ उसको लीज पर दे दे कई सालों के लिए, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। ऐसे ही नाइजीरिया, जिबूती जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ये सारे भी इस बात को समझ रहे हैं। वो कई सारे देश मिडिल ईस्ट को भी इस ट्रैप में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि ताजिकिस्तान हो गया। मतलब कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे उनके कुल जीडीपी का 20%, 50% तक उसने कर्ज दे दिया है, तो वो उसका वहन कैसे कर पाएंगे, उनको लौटा कैसे पाएंगे। तो ये कई सारे देशों को समझ में आ रहा है। जैसे यूरोप में भी उसने बहुत सारे देशों को, जैसे कि जो बाल्कन कंट्रीज़ कुछ हैं, सर्बिया है, उत्तरी मैसेडोनिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, फिर कह लें कि ये जो हंगरी की राजधानी जो बुडापेस्ट है वहाँ पर भी वो एक यूनिवर्सिटी बना रहा है, हालांकि उसका विरोध भी चल रहा है। फिर लिथुआनिया में भी कुछ प्रोजेक्ट उसके चल रहे हैं यही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो पूरी दुनिया में ये जो है 3 महाद्वीपों में, अफ्रीका, यूरोप और एशिया में इसका ये प्रोजेक्ट है। तो इसको काउंटर करने के लिए G7 का जो समिट हुआ था कार्नवाल, इसमें इंग्लैंड में, यूके में, तो उसमें भी राष्ट्रपति जो हैं यूएसए के, उन्होंने एक नया नारा भी दिया था, जिसको कह लें कि बिल्ड बैक एंड बिल्ड बेटर बैक ऐसे करके नारा दिया था। तो वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक मतलब विकल्प प्रोवाइड कर रहे थे। तो भारत भी जो है वो बिल्ड बैक बेटर करके जो है उसमें वो भी हिस्सा ले करके भारत भी इस क्षेत्र में काम कर सकता है। तीसरा हम देख लेते हैं तालिबान के बारे में। अफ़गानिस्तान में जो है तालिबान धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, कई सारे क्षेत्रों में जो है वो नियंत्रण पा रहा है। वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री, वो भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी से निवेदन किया है कि आप अंतर्राष्ट्रीय जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें एक आपात बैठक बुलाई जाए जिसमें तालिबान के मुद्दे को उठाया जाए, इस पर गहराई से जो है वार्तालाप की जाए। ऐसा अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री को फ़ोन करके ये बात कही है।
तो हालांकि भारत जो है इस क्षेत्र में काम कर सकता है, क्योंकि उसका इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है एक मेंबर जो सीट मिली हो, इसको जो कह लें कि जो लीडिंग बॉडी होता है उसमें उसको भी अधिकार मिला हुआ है 1 महीने के लिए, तो वो इस प्रकार की बैठक को बुला सकता है और बड़े देशों के साथ इस बात का अनुरोध कर सकता है कि वो अफ़गानिस्तान के लिए कुछ करें। हालांकि अफ़गानिस्तान की जो मिलिट्री है या जो कह लें कि एयरफोर्स है, वो तालिबान के बहुत सारे व्यक्तियों को भी कल परसों में मार भी गिराए, उनका बहुत सारा नुकसान भी किए, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि तालिबान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पाकिस्तान तालिबान के रिश्ते अच्छे हैं। तो तालिबान पाकिस्तान की मदद, मतलब पाकिस्तान जो है तालिबान को कह सकता है कि आप अफ़गानिस्तान के थ्रू या हमारे पंजाब प्रांत के थ्रू जो है जम्मू कश्मीर में जाइए और आतंकवाद को फैलाइए। तो इसको काउंटर करने के लिए ये ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में किस प्रकार से स्थिरता, शांति, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली की जा सके, उस क्षेत्र में काम करना चाहिए। पाकिस्तान का कहना है कि अफ़गानिस्तान में जो शरीयत लॉ होता है उसको लेकर के आया जाए, जबकि पाकिस्तान में शरीयत लॉ नहीं है, लेकिन वो अफ़गानिस्तान के लिए शरीयत लॉ की डिमांड करता है। तो ये चीज़ पाकिस्तान नहीं समझेगा, लेकिन फिर भी सभी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन सबको इस क्षेत्र में कि अफ़गानिस्तान में किस प्रकार से स्थिरता है, शांति है, तालिबान का कैसे पतन हो, इसके लिए एकजुट होकर के यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन होना चाहिए। तो ये था कुछ विषय जिसके बारे में हमें चर्चा करना था। तीनों विषय यहाँ पर पूर्ण हो गए। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।